वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन क्लासेज। आई एम शोभित श्रीवास्तव और आज हम उत्तर प्रदेश आधुनिक सेवा चयन आयोग चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 जो कि परीक्षा तिथि 8 नवंबर 2015 इवनिंग में पेपर हुआ था। उसमें आए हुए सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो आए हुए थे उनका हम आज विस्तृत विश्लेषण और उन पे हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चनों को मैंने लिख लिया है, जो कि आपकी आने वाली परीक्षा में के लिए बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि देखा जाता है कि कभी कभी ये हो जाता है, कभी पिछले पेपर्स के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और यदि हम प्रीवियस ईयर के पेपर को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, अच्छी तरीके से लर्न कर लेते हैं, तो ये 2 नंबर भी मिल जाता है, वो भी बहुत है ना। तो चलिए आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कि यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करते रहिए, जिससे कि हमें और प्रोत्साहन मिले और मैं इससे बेहतर क्वेश्चन ला सकूं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए दोस्तों, मैं अपना पहला प्रश्न रखता हूं। मेरा पहला प्रश्न है वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, सतलज नदी। इसकी बात करें तो उद्गम यानी सतलज नदी का उद्गम दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से 4600 मीटर ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से है। उत्तरी भारत में बहने वाली सदानीरा नदी है और इस नदी की लंबाई पंजाब में बहने वाली 5 नदियों में सबसे अधिक है। और इसकी बात करें तो हिमाचल के भाखड़ा में इस नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। बांध के पीछे एक विशाल गोविंद सागर जलाशय बनाया गया है। और यदि हम ब्यास नदी की बात करें, अब तो हो गई है सतलज नदी की बात, अब ब्यास नदी की बात करते हैं। तो हरिके में ब्यास नदी उद्गम यानी इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से सतलज से मिलती है, जहां से यह दक्षिण पश्चिमी की ओर मुड़कर भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है। अब हम अपनी चिनाब नदी की बात करते हैं। चिनाब नदी ये चंद्रभागा नदी कहते हैं, यानी चंद्र एवं भागा नदी के संगम से बनी है और इसका उद्गम बारालाचा यानी हिमाचल प्रदेश से है। अब हम बात करें रावी नदी की। रावी नदी की बात करते हैं तो रावी नदी कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से निकली हुई है। अब दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान वर्ष 2014-15 में पिछले वर्ष 2013-14 की तुलना में भारत का सकल खाद्यान्न उत्पादन कितना था। ये वर्तमान की बात करें तो हमारा पेपर कब हुआ था? ये पेपर मेरा 8 नवंबर 2015 यानी 2015 में पेपर हुआ था। उस समय के वर्तमान की बात की गई है। ओके, तो यहाँ पे प्रश्न है मेरा, वर्तमान भारत 2014-15 में पिछले वर्ष 2013-14 की तुलना में भारत का सकल खाद्यान्न उत्पादन कितना था। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। तो यहाँ पे क्या हुआ था
लगभग 8 मिलियन टन घटा था। कितना था? 8 मिलियन टन घटा था। तो इसकी बात करें तो 2014-15 कुल खाद्यान्न उत्पादन 257.7 मिलियन टन, जो कि 2013-14 कुल खाद्यान्न उत्पादन 264.38 मिलियन टन था, जो कि 257 में 257 मिलियन टन को माइनस करते हैं तो 8 मिलियन टन का अंतर दिखता है। तो यहाँ पर 8 मिलियन टन हमारा घट गया था उस साल। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 2016 के रियो ओलंपिक में कितने प्रकार की खेलों की प्रतिस्पर्धा होगी या हुई थी, है ना। तो हमारा प्रश्न है 2016 के रियो ओलंपिक में कितने प्रकार के खेलों की प्रतिस्पर्धा हुई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी यानी 42 प्रकार के खेलों की प्रतिस्पर्धा हुई थी। बात करें तो 5 ओलंपिक खेलों की बात करें 2016 में, तो 5 से 21 अगस्त 2016 को रियो डे जेनेरियो यानी ब्राजील में प्रस्तावित था उस समय। और 7 से 18 सितंबर 2016 को रियो डे जेनेरियो में पैरा ओलंपिक प्रस्तावित था। और इस बार गोल्फ और रग्बी दो नए खेल को लेकर कुल 42 खेल खेले गए थे और इनकी प्रतिस्पर्धा कराई गई थी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी कहाँ स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी कहाँ स्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए लसाल गांव में। तो एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी महाराष्ट्र के लसाल गांव में है। हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। हमारा आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी, आंसर नंबर बी सुचेता कृपलानी। और विजय लक्ष्मी पंडित की बात करें तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। और मायावती की बात करें तो यूपी की दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। ये यूपी की दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वित्तीय समायोजन उद्देश्य से लागू की जाने वाली जनधन योजना जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस 2014 को की थी, आधिकारिक तौर पर कब प्रारंभ की गई। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी यानी 28 अगस्त 2014 यानी 2014 में स्वतंत्रता दिवस पे लागू की गई थी। और ये आधिकारिक तौर पर कब प्रारंभ की गई। तो आधिकारिक तौर पर 28 अगस्त 2014 को लागू की गई थी यानी प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत में वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन है, जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार का बैंक खाता खोलना है ना। तो योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 तथा शुभारंभ इसका 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ओके, अगला प्रश्न है। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि ये जो प्रश्न हम बता रहे हैं आपको, ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, ये आपको जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि ये पेपर 8 नवंबर 2015 इवनिंग का है। 8 नवंबर 2015 इवनिंग का है ना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 20,000 करोड़ रुपए के पंचवर्षीय बजट के साथ प्रारंभ की गई नई
प्रारंभ की गई नमामि गंगे योजना के अंतर्गत कितनी नदियां सम्मिलित की गई हैं? यानी 20,000 करोड़ रुपए के पंचवर्षीय बजट के साथ प्रारंभ की गई नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कितनी नदियां सम्मिलित की गई हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका आंसर नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? केवल गंगा। केवल गंगा के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। अब इसकी बात करें तो एकीकृत गंगा संरक्षण परियोजना नमामि गंगे कार्यक्रम को 2014-15 के बजट में प्रस्तावित है। ओके, इस योजना का उद्देश्य गंगा संरक्षण के लिए चल रही परियोजनाओं, अविरल धारा और निर्मल धारा के प्रयासों और उद्देश्यों को मजबूती प्रदान करना है। ओके फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज का डेसिबल स्तर कितना होता है? दो व्यक्ति जब आपस में बात करते हैं तो उनकी आवाज का डेसिबल स्तर कितना होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आंसर नंबर सी, लगभग 30 डेसिबल। 30 डेसिबल। डेसिबल क्या होता है कि डेसिबल ध्वनि के स्तर की मापन इकाई है जो कि ध्वनियों को मापता है। ओके, मापन इकाई है तो ध्वनि के स्तर को मापता है। तो दो व्यक्तियों के वार्तालाप में 30 डेसिबल आवाज का स्तर होगा, है ना। अगला प्रश्न मेरा है, एक लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, कोई कैलोरी नहीं होती है। पानी में कोई कैलोरी नहीं होती है। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, अग्नि दुर्घटना में क्या अधिक तपिश पैदा करता है? अग्नि दुर्घटना में क्या अधिक तपिश पैदा करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, पॉलीमर। आधुनिक सामग्री पॉलीमर लकड़ी, पत्थर, ईंट आदि से अधिक तपिश पैदा करता है, यानी अग्निशमक करता है। अग्नि विरोधी कपड़े, नॉर्मेक्स या बेंजीमिडाजोल फाइबर, यानी इसको हम पीबीआई बोल सकते हैं, इसको, है ना। पी और बी और आई, है ना, पीबीआई इसको बोल सकते हैं, है ना। तो इसकी बात करें, और हेलमेट का सुरक्षा के लिए इसका भी प्रयोग करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है? जो हमारे खाद्यान्न होते हैं, इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। मतलब कहने का मतलब है, राष्ट्रीय कृषि आयोग भी नहीं करता है, राज्य सरकार भी नहीं करती है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भी नहीं करती है, तो इसमें से कोई नहीं है ना। तो मेरा आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस पे बात करें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा पहली बार 1966 1967 क्या हुआ था कि 1966-67 में हरित क्रांति के समय किया गया। वर्तमान में फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है, और न्यूनतम समर्थन मूल्य दिए जाने का उद्देश्य अधिक से अधिक फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। लेकिन आयोग ने इसका उत्तर दिया है उत्तर नंबर सी दिया है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पुरस्कृत फिल्म लाइफलाइन जिसे
126 देशों में 14,000 बार एक शिक्षण उपकरण के रूप में देखा गया है। ओके, तो भारत के किस राज्य की ग्रामीण पृष्ठभूमि को दर्शाती है? भारत के किस राज्य की ग्रामीण पृष्ठभूमि को दर्शाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, उत्तराखंड। आंसर नंबर ए, उत्तराखंड। क्या हुआ था कि लाइफलाइन, जिसे 126 देशों में 14,000 बार एक शिक्षण उपकरण के रूप में देखा गया, वह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की एक शोधार्थी जेन डायसन द्वारा निर्देशित फिल्म 16 मिनट की फिल्म उत्तराखंड राज्य के मकर सिंह पर उसके द्वारा आर्थिक लाभ हेतु मेहनत तथा अपने समुदाय के उत्थान के लिए किए गए परिश्रम को दिखाया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा अगला प्रश्न है कि समाज सुधारक एवं रहस्यवादी कवि संत कबीरदास की जयंती कब मनाई गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए 2 जून 2015। 2 जून 2015। तो समाज सुधारक एवं रहस्यवादी कवि कबीरदास का जन्म एक मुस्लिम दंपति से बनारस लहरतारा में हुआ था। उनकी प्रमुख कृतियां थी बीजक, साक्षी ग्रंथ, कबीर ग्रंथावली और अकराम सागर, और उनकी जयंती 2 जून को मनाई जाती है। 2 जून को मनाई गई। तो हमारा अब अगला प्रश्न है, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर संघाई। तो ब्रिक्स बैंक अब न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। इसके सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। इसका मुख्यालय संघाई यानी चीन में है। प्रत्येक देश का समान अंशधारिता तथा समान मताधिकार है। किसी के पास वीटो पावर नहीं है। प्रेसिडेंट केवी कामत हैं। इसके प्रेसिडेंट केवी कामत हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा देश नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा भारत। तो शीर्ष 5 नींबू उत्पादक देश की बात करते हैं तो भारत नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे मैक्सिको है, नंबर 3 पे अर्जेंटीना है, नंबर 4 पे चीन है और नंबर 5 पे ब्राजील है। ओके फ्रेंड्स, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुद्रा का अगस्त 2015 में अवमूल्यन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप स्टॉक बाजार गिर गया? तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, चीनी युआन। इसकी बात करें तो चीन ने अपनी मुद्रा युआन का अगस्त 2015 में अवमूल्यन किया, जिससे दुनिया भर के बाजारों पर फर्क पड़ा तथा भारत का स्टॉक बाजार भी गिर गया। अभी 13 जनवरी 2016 को 1.6% तथा 14 जनवरी 2016 को 1.1% चीन ने अपनी मुद्रा का पुनः अवमूल्यन किया था, है ना। तो हमारा अगला प्रश्न है, इस वीडियो का अगला और लास्ट प्रश्न मेरा है कि भारत खाद्यान्न, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए आप, भारतीय खाद्यान्न निगम की स्थापना कब हुई थी? इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय खाद्यान्न निगम की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, 14 जनवरी 1965 को हुई थी। तो हम इसमें बताना चाहते हैं आपको, भारतीय खाद्यान्न निगम की स्थापना 14 जनवरी 1965 ईस्वी में की गई। इसका पहला जिला कार्यालय तंजौर था। इसका मुख्यालय चेन्नई यानी तमिलनाडु में है। इसको फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 के तहत लागू किया है। भारतीय खाद्य निगम भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हेतु यह खाद्यान्नों को क्रय मूल्य
गोदामों में भंडारित करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। ठीक है, ओके, थैंक्स।